फ्रंटल लोबोटमी ये एक ऐसी सर्जरी थी जिसमें हमारे नोज से होकर स्कल में एक होल करके हमारे फ्रंटल लोब में एक स्लाइस किया जाता था, कट किया जाता था। इन 1935 में एक न्यूरोलॉजिस्ट ने इन्वेंट किया था, जहाँ उसने डिस्कवर किया कि जिन लोगों को एक्सट्रीम एंजाइटी, सुसाइडल डिप्रेशन और बाकी की जो मेंटल हेल्थ है, उनके ब्रेन को अगर एक राइट वे में डैमेज किया जाए तो वो इन सब इश्यूज से फ्री हो जाएंगे। बाय द एंड ऑफ 1940s ये सर्जरी बहुत पॉपुलर हुई और उसने बहुत सारे हजारों लोगों की सर्जरी कर लिया। पर 1950s में लोगों ने कुछ नोटिस किया, जिन लोगों ने सर्जरी करवाई थी वो लोग किसी काम पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बना पा रहे थे, अपना करियर नहीं बना पा रहे थे। जहाँ वो डिसीजंस ले तो रहे थे पर उन्हें ये नहीं पता कि वो डिसीजंस क्यों ले रहे, क्योंकि उनकी सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस खत्म हो गई थी। उनके लिए सारी एक्टिविटीज, सारे एक्सपीरियंस एक समान थे, चाहे वो लाखों रुपए गवाना हो, दोस्तों के साथ पार्टी करना हो या टीवी पे कोई शो देखना हो, क्योंकि उन्हें कुछ फील नहीं होता था, क्योंकि उनके इमोशंस खत्म हो गए थे। कई सदियों तक साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर्स को ये लगता था कि अपने इमोशंस को दबाना, सप्रेस करना हमारे लाइफ के कई सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। पर यहाँ हमारे पास फ्रंटल लोबोटमी के सारे केस थे जहाँ लोगों की इंटेलिजेंस और रीजनिंग तो बराबर थी और उनके इमोशंस भी खत्म हो गए थे, पर फिर भी उनकी लाइफ बर्बाद हो गई थी। हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमें पता होता है हमें क्या करना चाहिए, पर फिर भी हम उस टास्क को करने के लिए फेल हो जाते हैं। भले हमने उसके टास्क के लिए कितने ही लोगों को इग्नोर किया हो, कितने ही हमारे जरूरी कामों को इग्नोर किया हो, पर एट द एंड हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट में एक्ट करने में फेल हो जाते हैं। और फेल होने के बाद हम मान लेते हैं कि हमें कुछ प्रॉब्लम है, हम ही अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर रहे या हम अनडिसिप्लिन्ड है। लॉजिकली अपने आप को किसी काम में फोर्स करना जो हमारे लिए अच्छा है, अपने इमोशंस और इम्पल्सेस को दबाकर, इस सेल्फ कंट्रोल के आइडिया पर फ्रंटल लोबोटमी का केस एक सवाल उठाता है। और आज हम समझेंगे कि हम डिसीजंस कैसे लेते हैं और हमारे पास एक्चुअली में कितना सेल्फ कंट्रोल है। क्लासिक असम्पशन ये कहता है कि अगर कोई इंसान अनडिसिप्लिन्ड है, मतलब उसके इमोशंस उसके कंट्रोल पे नहीं है और उसकी विल पावर बहुत कम है। क्लासिक असम्पशन इमोशन और पैशन को एक कमियों की तरह देखता है हमारे ह्यूमन साइकी में, जो हमें अंदर से खुद फिक्स करनी चाहिए। लैक ऑफ इमोशनल कंट्रोल को हम फेलियर की तरह देखते हैं और जो लोग अपने इमोशंस को दबा के काम करते हैं हम उन्हें सेलिब्रेट करते हैं कि हाँ वो सीईओ तो इतना काम करता है, अपने ऑफिस के डेस्क में सो जाता है, अपने बच्चों से हफ्तों तक नहीं मिलता है। ये है डिटर्मिनेशन, ऐसे करोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर क्लासिक असम्पशन सही होता है तो हम में तो फिर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, और अगर हमसे नहीं हो रहा है मतलब हम में कोई फॉल्ट है। हमें लगता है कि अपने आप को चेंज करना उतना ही आसान है जितना पता होना कि अपने आप को किस में चेंज करना है। किसी चीज को करना उतना ही आसान है जितना पता होना कि उस चीज को कैसे करना है। तो लोबोटमीज वर्क नहीं करती, क्लासिक असम्पशन भी गलत है। सच तो ये हमें विल पावर से कुछ ज्यादा चाहिए सेल्फ कंट्रोल के लिए, और इमोशंस ही हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे एक्शन लेने में और डिसीजन मेकिंग में। कॉन्शियसनेस कार। मान लो तुम्हारा ब्रेन एक कार है, कॉन्शियसनेस कार, जो लाइफ के रास्ते पर चल रही है और आने वाले चौराहे, स्पीड ब्रेकर्स तुम्हारे डिसीजन रिप्रेजेंट करते हैं और तुम्हारा रास्ता तुम्हारी डेस्टिनेशन। अब कार में दो ट्रैवलर है, थिंकिंग ब्रेन और फीलिंग ब्रेन। जहाँ थिंकिंग ब्रेन हमारी रीजनिंग और कॉन्शियस थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा स्लो है पर एक्यूरेट है और रैशनल है। वहीं फीलिंग ब्रेन हमारे इमोशंस और अंदाजों को रिप्रेजेंट करता है, ये बहुत फास्ट है पर अक्सर इनएक्यूरेट और इरेशनल होता है। अब हमें जनरली ऐसा लगता है कि थिंकिंग ब्रेन हमारी कॉन्शियसनेस कार चला रहा है और फीलिंग ब्रेन पैसेंजर सीट पे बैठा है, जहां हम जा रहे हैं अपने गोल्स की तरफ, फिगर आउट कर रहे हैं कि हमें घर कैसे जाना है। वही फीलिंग ब्रेन को कोई मजेदार सी चीज दिख जाती है और वो स्टीयरिंग व्हील घुमा देता है, जिससे हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं और खुद के साथ साथ दूसरों को भी तकलीफ देते हैं। क्लासिक असम्पशन भी यही मानता था कि अपनी फीलिंग ब्रेन को बांध कर डिक्की में डाल दो और थिंकिंग ब्रेन को पूरे फोकस के साथ अपनी कॉन्शियसनेस कार चलाने दो। पर सच तो ये है कि फीलिंग ब्रेन हमारी कॉन्शियसनेस कार चला रहा है, क्योंकि हम हमारे इमोशंस के कारण ही एक्शंस लेते हैं। गुस्सा आने पर हमारी बॉडी मूव होती है, खुश होने पर हमारे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। इमोशन इंस्पायर करते हैं एक्शन को और एक्शन इमोशन को, ये दोनों सेपरेट नहीं हो सकते। तो फिर हम वो काम करते क्यों नहीं जो हमें करना चाहिए? क्योंकि हमारा मन नहीं करता। ये जो बोलते हैं ना हमारा मन नहीं करता, दिल नहीं करता, एक्चुअली दिल कुछ नहीं करता। ये जो सोचने, समझने, इमोशन फील करने वाले काम है ये सब दिमाग करता है, हमारा फीलिंग ब्रेन करता है, तो दिल का इसमें कोई रोल नहीं है। मैंने कई लोगों से पूछा कि प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे दूर करें। उन्होंने लॉजिकली जवाब दिया कि हाँ, अपने काम को प्रायोरिटाइज करो, जो वक्त में जो जरूरी है वो काम करो। जो इंसान अपने काम को बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करता होगा ना, वो भी यही जवाब देगा, उसे भी ये पता है, फिर भी वो प्रोक्रेस्टिनेट करता है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, ये सब इमोशनल प्रॉब्लम है और इन्हें इमोशनल सॉल्यूशन चाहिए, इन्हें लॉजिकली सॉल्व नहीं कर सकते। हमें पता है कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, हमें पता है शुगर ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, फिर भी हम लेते हैं। इसलिए नहीं कि हमें पता नहीं है, इसलिए कि हमारा मन होता है। और ये एक बुरी खबर है, क्योंकि इमोशनल प्रॉब्लम्स को हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है लॉजिकल प्रॉब्लम्स। फीलिंग ब्रेन इमोशंस जनरेट करेगा जो हमें एक्शन करने के लिए मूव करेगा, और थिंकिंग ब्रेन सजेस्ट करेगा कि उस एक्शन को कहाँ डायरेक्ट करना है। अब मैंने बोला सजेस्ट करेगा, क्योंकि थिंकिंग ब्रेन फीलिंग ब्रेन को एक हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता है पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि फीलिंग ब्रेन बहुत जिद्दी है। अगर उसे एक रास्ते पर जाना है तो उसके सामने कितने भी डेटा और फैक्ट्स रख दो, उसे वो करेगा वही जो उसे करना है। Feelings are more important than facts. Yeah! क्लाउन कार। फीलिंग ब्रेन के अपने डार्क साइड है,
उसे ऑर्डर्स लेना पसंद नहीं, उसे वही सुनना है जो वो सुनना चाहता है। जो लोग फीलिंग ब्रेन की बहुत ज़्यादा सुनते हैं, एक पॉइंट पे आके उनका थिंकिंग ब्रेन भी अपने फीलिंग ब्रेन के गलत डिसीजन को जस्टिफाई करने लग जाता है। उनके लाइफ के सारे एक्शन प्योरली डिटरमाइन होते हैं उनके डिजायर पूरे करने के लिए बस। जहां हमने देखा कि अपने फीलिंग ब्रेन को रिजेक्ट करके हम वैल्यू जजमेंट करना रिजेक्ट कर देते हैं, वहीं थिंकिंग ब्रेन को रिजेक्ट करके हम इम्पल्सिव, सेल्फिश और नार्सिसिस्ट बन जाते हैं। ऐसे लोगों के डिजायर कभी पूरे नहीं होते और वो कभी सेटिस्फाई भी नहीं होते। ऐसे लोगों की कॉन्शियसनेस कार एक क्लाउन कार बन जाती है। अब फीलिंग ब्रेन को कंट्रोल में लाने के लिए हमें थिंकिंग ब्रेन के साथ काम करना पड़ेगा, जिससे हम फीलिंग ब्रेन को कंट्रोल ना सही पर एक हद तक इन्फ्लुएंस कर सके, ताकि वो हमें डेस्टिनेशन तक ड्राइव करके लेके जाए। अब मैं तुम्हारे थिंकिंग ब्रेन से बात कर रहा हूँ। तुम्हें फीलिंग ब्रेन को समझना पड़ेगा, क्योंकि फीलिंग ब्रेन बहुत सेंसिटिव है। उसे फैक्ट्स और रीजंस मत दो, उसे सिंपली सवाल करो, जैसे कि यार जिम जाने के बारे में क्या सोचा है, या फिर करियर बदलने के बारे में क्या सोचा है। अब फीलिंग ब्रेन इन सब सवालों का जवाब वर्ड से नहीं, फीलिंग से देगा, जैसे कि लेजीनेस या एंग्जाइटी। पर उसके रिस्पॉन्स को जज मत करना। उसे लेजी फील हो रहा है, कोई बात नहीं, लेजी सबको फील होता है। हम आगे बात करते हैं। जिम थोड़ी देर के लिए वेट कर सकता है। उसकी फीलिंग्स को बाहर आने दो, ताकि उसकी ग्रिप स्टीयरिंग व्हील से थोड़ी ढीली हो जाए। एक बार उसकी फीलिंग समझ में आ गई, अब उससे बार्गेन करना है फीलिंग्स का। उसे याद दिलाओ कि लास्ट टाइम पूरा वर्कआउट खत्म करके तुम्हें कितना अच्छा लगा था, जैसे तुम्हारे शरीर में पूरी जान आ गई हो। लास्ट टाइम वो टास्क पूरा कंप्लीट करके तुम्हें अपने बारे में कितना अच्छा लगा था। जो भी फीलिंग ब्रेन को फील हो रहा है, उससे एक बेटर फीलिंग उसे फील करवाओ, ताकि उसे लगे कि वो एक अच्छी डील कर रहा है। अगर फीलिंग ब्रेन पॉजिटिवली रिएक्ट करता है, मतलब शायद वो उस रास्ते पर चलने के लिए थोड़ा अग्री हो जाए। अगर नेगेटिव रिएक्ट करता है तो उसे और एक डील दो। ये चीज प्रैक्टिस करने के साथ आएगी, लेकिन काम जरूर करेगी। इसे इमोशनल रेगुलेशन कहते हैं। अपने थिंकिंग ब्रेन को सिखाना अपने फीलिंग ब्रेन के साथ कैसे कोऑपरेट करे। पर याद रहे, थिंकिंग ब्रेन, तुम फीलिंग ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर सकते। सेल्फ कंट्रोल इज एन इल्यूजन। अब यही तो थी कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम हमारे सेल्फ कंट्रोल को लेके। एक अनएजुकेटेड थिंकिंग ब्रेन नहीं, एक अनएजुकेटेड फीलिंग ब्रेन। अब ये सोल्यूशन था इस बुक से, एवरीथिंग इज अ बुक अबाउट होप, जहाँ पर इसके ऑथर मार्क मैनसन ने बताया कि होप क्या होती है, उम्मीद क्या होती है। लोग बोलते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। इस आधी बुक में बताया कि होप क्या होती है, होप के साथ दुनिया कैसी है, और आधी बुक में बताया कि होप के बिना दुनिया कैसी होगी। इस टॉपिक पे थोड़ा और डिटेल में जानना है, इस बुक को जाके पढ़ो। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज ललित तिवारी साइनिंग ऑफ।